राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम के लिए हमारी ये पहली मैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर जो है रीजनिंग को छोड़कर आपके जितने भी टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, सभी के क्वेश्चन जो है वो आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। और हमारी डेली जो है वो 7:30 बजे है वो डेली मैराथन क्लास आने वाली है। तो पहला प्रश्न है कि राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां किस आक्रमणकारी को भेजकर उसे संतुष्ट किया था? महाराणा उदय सिंह। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि उदय सिंह का काल कौन सा था। 1537 से लेकर 1572 तक का काल जो था मेवाड़ के अंदर, वो उदय सिंह का काल था। ठीक है, तो चित्तौड़ की जो चाबियां हैं इन्होंने किस आक्रमणकारी को सौंप दी थी? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं या फिर मानसिंह? किसको सौंप दी थी? शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। गिरी सुमेल युद्ध के बाद क्या हुआ कि शेरशाह सूरी जो है वो मेवाड़ की तरफ बढ़ा। ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तो क्या हुआ कि उदय सिंह ने जो है वो चाबियां जो है वो सामने से ही भेज दी। ठीक है, कि युद्ध मत करो, ये लो चाबियां। ठीक है, तो इसके ऊपर कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही थी कि अगर राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो और भी उज्जवल होता। ठीक है, यह कथन किसका है? यह कर्नल जेम्स टोड का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन या फिर समिति के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे? सेवा समिति, राजस्थान सेवा संघ, उपरमाल पंच बोर्ड या फिर उपयोग सभी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है वो इन तीनों समिति मान लो या फिर संगठन मान लो, इन तीनों का गठन किया गया था। सेवा समिति का गठन कब हुआ था? विजय सिंह पथिक के द्वारा 1916 के अंदर किया गया था। राजस्थान सेवा संघ का 1919 के अंदर गठन किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो 1916, 17 और 19। ठीक है, विजय सिंह पथिक के द्वारा इन तीनों ही समिति या फिर संगठन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसान आंदोलन के प्रणेता किसे माने जाते हैं? विजय सिंह को माना जाता है। ठीक है, मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है, विजय सिंह पथिक इनका असली नाम नहीं था। नेक्स्ट है, लॉर्ड लेक को 1805 ईस्वी में भरतपुर विजय करने में असफल रहने पर अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी थी। उस समय भरतपुर के महाराजा कौन थे? लॉर्ड लेक ने क्या हुआ था कि भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है ना, उस पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन एक भी बार वो सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1805 के अंदर जब वो असफल हो गया था, तो उस समय भरतपुर का महाराजा कौन था? महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा कृष्ण सिंह या फिर महाराजा रणजीत सिंह? तो उस समय महाराजा कौन था भरतपुर का? महाराजा रणजीत सिंह। देखो हुआ क्या था कि 29 अक्टूबर 1803, ठीक है, 29 अक्टूबर 1803 क्या हुआ था कि लॉर्ड लेक और रणजीत सिंह के मध्य एक संधि हुई थी। ठीक है, कि दोनों जो है वो एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि रणजीत सिंह ने जो है वो मराठा होलकर को जो है वो शरण देकर संधि तोड़ दी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया? लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया, 5 बार चढ़ाई की, लेकिन एक भी बार जो है वो सफल नहीं हो सका। तो लास्ट 1805 के अंदर जो है वो लॉर्ड लेक ने अपनी हार मानकर जो है वो महाराजा रणजीत सिंह से वापस संधि कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय, चांदमल सुराणा, जाबरमल शर्मा या फिर जय नारायण व्यास? तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसने किया था? देखो त्रिपक्षीय संघर्ष, नाम से पता चल रहा है कि 3 पक्ष थे। ठीक है, देखो इसको आराम से समझेंगे। देखो देखो हुआ क्या था, क्यों हुआ था? जो कन्नौज था ना, उसको प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष चला था। ठीक है, जैसे ये मान लो ये कन्नौज है, हुआ क्या था कि दक्षिण से जो है वो राष्ट्रकूट इसको पाना चाहते थे। ठीक है, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार इसको पाना चाहते थे। ठीक है, और पूर्व से जो है वो पाल वंश जो है वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। तो ये क्या था? एक त्रिपक्षीय संघर्ष था। ठीक है, 3 पक्ष थे जो कन्नौज पर अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। तो उस समय क्या हुआ था? शुरुआत किसके समय हुई थी? तो शुरुआत हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश के, सॉरी प्रतिहार वंश के जो है वो वस्त राज के समय जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैंने गुर्जर प्रतिहार इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो प्रतिहार वंश के वस्त राज के समय जो है वो यह
त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। यह लगभग 100 साल चला था। ठीक है, यह संघर्ष जो है वो 100 साल चला था। ठीक है, अंत में क्या हुआ, विजेता कौन रहा? ठीक है, विजेता रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश। विजेता इसके अंदर रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, जो कन्नौज का इंदिरा युद्ध था ना उसको हरा दिया। ठीक है, कन्नौज के इंदिरा युद्ध को हराकर जो है वो अधिकार कर लिया। और नागभट्ट सेकंड के बाद ही इसके जो वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए जाने लगे। ठीक है, पहले क्या था, वत्सराज जो था वो प्रतिहार वंश है। ठीक है, उसके बाद नागभट्ट सेकंड के जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए जाने लगे थे। ठीक है, तो शुरू किसके समय हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को प्राप्त करने के लिए वत्सराज के समय शुरू हुआ था, लगभग 100 साल चला था। और अंत में विजय किसकी हुई थी, नागभट्ट सेकंड और गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, 3 राजवंशों के अंदर जो है वो यह संघर्ष चला था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राजपूत चित्रकारी का पसंदीदा माध्यम क्या था? भित्ति चित्रण, केव पेंटिंग, पांडुलिपियों में लघु चित्र या फिर बोतल पेंटिंग। तो राजपूत चित्रकारी का पसंदीदा माध्यम था पांडुलिपियों में लघु चित्र। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलू, सांझ, दुर्गादास, जीवन धन व मिनक। मिनक ने समझाणो दोरो है जैसी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं किस विद्वान की हैं? सत्य प्रकाश जोशी की, चंद्र सिंह बिरकाली की, किशोर कल्पना कांत की या फिर नारायण सिंह भाटी की। तो ओलियो, सांझ, दुर्गादास, जीवन धन, मिनक ने समझाणो दोरो है, ये किसकी रचनाएं हैं? नारायण सिंह भाटी की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जमट्या पात्री लोक भाषा में कविता बोलता है, वह खड़किया उसे दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामट्या व खड़किया किससे संबंधित हैं, किस नृत्य से संबंधित हैं? गौरी नृत्य, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल या फिर गैर नृत्य। तो देखो जामट्या और खड़किया 2 पात्र होते हैं, किस लोक नृत्य के अंदर होते हैं? गौरी नृत्य के अंदर होते हैं। ठीक है, क्या करता है, जामट्या जो है वो कविता बोलता है और खड़किया जो है वो दोहराता है। और गौरी जो नृत्य है, नाट्य है, उसके अंदर जो सूत्रधार होता है वो होता है कुटकुड़िया। ठीक है, जामट्या अगर पूछ ले, खड़किया, जामट्या, कुड़कुड़िया जो है वो किस नाट्य के पात्र हैं? तो वो गौरी नृत्य के पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रामेश्वर स्वयं मौद्यपुर में किन नदियों की त्रिवेणी स्थित है, यानी किन 3 नदियों का सम्मेलन होता है, संगम होता है? बनास चंबल सीप का, चंबल बनास माही का, बनास बामणी चंबल का या फिर कोठारी बनास बेड़च का। तो रामेश्वर स्वाई मध्यपुर के अंदर जो है वो बनास, चंबल और सीप का जो है वो मिलन होता है। ठीक है, बनास, चंबल और सीप का जो है वो मिलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में मावठ संबंधित है पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उसको मावठ बोला जाता है। क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, भूमध्य सागर से पवनें चलकर आती हैं जो राजस्थान के अंदर शीतकालीन के अंदर राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है वो वर्षा करती हैं। ठीक है, भूमध्य सागर पवने भी बोलते हैं या फिर पश्चिमी विक्षोभ भी इनको बोला जाता है। ठीक है, और इनको गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है जो रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में पहली बार राजपूत मराठों को पराजित करने में सफल रहे थे? तुंगा का युद्ध, खातोली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर पाटन का युद्ध। ठीक है, कि राजपूत जो है वो मराठाओं को हराने में जो है वो सफल रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा तुंगा का युद्ध। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि तुंगा का युद्ध जो है वो हुआ कब था। ठीक है, कब हुआ था? 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1787। ठीक है, 28 जुलाई 1787 को हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? जयपुर के प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, राजपूतों की तरफ से कौन थे? जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह। और मराठों की तरफ से कौन थे? महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया। ठीक है, इनके मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था? राजपूत जो है स्वाई प्रताप सिंह की जो सेना है वो विजय हुई थी और महादजी सिंधिया की जो है वो हार हुई थी। ठीक है, 28 जुलाई 1787 को यह युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो 25 वर्ष की आयु में जेल में रहते हुए शहीद हो गया, विजय सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह या फिर कृष्ण सिंह। तो 25 वर्ष की आयु में जो क्रांतिकारी जेल में शहीद हुआ कौन था? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, कौन था? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में जो है वो जेल में शहीद हो गए थे। और एक हम हैं जो 25 वर्ष की जो आयु है उसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस भर्ती की तैयारी करें, हैं। और एक ये थे जो 25 वर्ष की आयु में अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। ठीक है, इनके बारे में इतनी चर्चा इतिहासकारों ने नहीं किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह बारठ हो जाएगा। पिता का नाम क्या था? केसरी सिंह बारठ था। ठीक है, और इनके जो चाचा थे उनका नाम क्या था? जोरावर सिंह बारठ थे। तीनों ही जो थे वो क्रांतिकारी थे। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ। ठीक है, और अगर बात करूं तो इनको जो जेल है वो किस षड्यंत्र के अंतर्गत हुई थी? ठीक है, बनारस षड्यंत्र। ठीक है, बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत इनको जो है वो जेल में डाला गया था। और बरेली जेल के अंदर जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु का कारण क्या था? इनको यातनाएं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? 1950 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1956 में? टोडगढ़ को जो राजस्थान के अंदर शामिल है वो कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956, सातवें चरण के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया था राजस्थान के एकीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। बाल मुकुंद मिश्रा उदयपुर रियासत, गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध मारवाड़ से था। ठीक है, बाल मुकुंद मिश्रा का संबंध मारवाड़ से था। जय नारायण का व्यास जोधपुर रियासत, बिल्कुल सही है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत, बाकी के तीनों सही है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या फिर 9? कालीबंगा के अंदर, कालीबंगा कहाँ पर है सभ्यता? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी, वर्तमान में घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़, अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुर्जर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नेजा नृत्य, चरी नृत्य, बालदिया नृत्य या फिर चंग नृत्य? तो गुर्जर महिलाओं के द्वारा जो है वो किशनगढ़ के आसपास कौन सा क्षेत्र किया जाता है, सॉरी नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करूं चरी नृत्य की फेमस जो नृत्यांगना है वो कौन है? फल्कूबाई है। ठीक है, फल्कूबाई जो है वो चरी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? रामदेव जी मेला, तेजाजी मेला, पुष्कर मेला या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरवाड़ा का जो कुंभ है वो पुष्कर मेले को कहा जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर, इसको मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के पास लगता है। ठीक है, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि सत्य और असत्य इनमें इसमें वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो असत्य पूछ रहा है, यानी एक गलत है बाकी 3 सही हैं। यह उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है, बिल्कुल सही बात है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटकों में मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी जो है वो गलत हो जाएगा। देवड़ावाटी और शेखावाटी मेवाड़ की उपबोलियां नहीं है, मेवाड़ी बोली की उपबोलियां नहीं है। देवड़ावाटी और शेखावाटी जो है वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, जो मारवाड़ी भाषा है, ठीक है, मारवाड़ी बोली है, उसकी उपबोलियां हैं देवड़ावाटी और शेखावाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदरांग, चंद्रोदय और नर्तन निर्णय नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पंडित भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास, पुंडरीक विठल या फिर महाराणा कुंभा? ठीक है, सदरांग, चंद्रोदय और नर्तन निर्णय जो है किसके द्वारा रचित है? पुंडरीक विठल के द्वारा रचित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंडरीक विठल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जयपुर का जो कथक घराना है उसके प्रवर्तक कौन है? भूपत खां, भानुजी, रजब अली खां या फिर सदारंग?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, मध्य अरावली प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, या फिर हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा हिल्स यानी मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, हाड़ौती पठार का है। ठीक है, अगर बात करो मुकुंदरा की पहाड़ी की तो यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, हाड़ौती पठार के अंदर जो है स्थित है। हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो जिले हैं इनके अंदर जो है वो हाड़ौती पठार पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा हैं। ठीक है, न कि अरावली पर्वतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है कौन सा है। ठीक है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, जो पहला बांध, ठीक है, पहला बांध जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि 4 बांध दे देंगे ना, उनका क्रम पूछेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्वेश्चन को घुमाएंगे कैसे कि एक पूछ लेगा कि जो नदी का उद्गम स्थल है उससे लेकर मतलब प्रवाह क्षेत्र की ओर जो है वो क्रम बताओ। एक पूछ लेगा कि मुहाने से लेकर जो है वो उद्गम क्षेत्र, जो उद्गम क्षेत्र है उसके अनुसार जो है वो क्रम के अनुसार बांधों का नाम बताओ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज या फिर राणा प्रताप सागर। तो जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है वहां पर जो है वो कौन सा बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कौन है, गांधी सागर बांध है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर, दूसरे नंबर का बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहां पर स्थित है, ये आपके चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, तीसरा है जवाहर सागर बांध, कहां पर है, कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, और कोटा बैराज नाम से ही पता चल रहा है कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो क्रम क्या हो जाएगा, जवाहर सागर तीसरे क्रम है और ये चौथा क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है या फिर मिलता है। लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो लोहा तत्व की जो अधिक मात्रा है वो किस मिट्टी में मिलती है, लाल दोमट मिट्टी में मिलती है। ठीक है, अगर बात करूं लाल दोमट मिट्टी की तो ये आपके कहाँ पर पाई जाती है, मुख्यतः डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया। ठीक है, इन जिलों के अंदर जो है वो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, लोहा तत्व की अधिकता होती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, बीकानेर व नागौर, गंगानगर व हनुमानगढ़, भरतपुर व धौलपुर या चूरू या सीकर। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का जो सबसे कम प्रतिशत है वो कौन रखते हैं, बीकानेर और नागौर के अंदर जो है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु की निम्नलिखित विशेषता में से मतलब कौन सी विशेषता है। ठीक है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है, पर्याप्त व अनिश्चित वर्षा है, वर्षा का असमान वितरण है या फिर उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, पर्याप्त व अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा है। ठीक है, और वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। ठीक है, असमान वितरण पाया जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में जैसे 5 सेमी से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, और अगर बात करें प्रतापगढ़ और झालावाड़ की तो यहाँ 110 सेमी से भी ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो असमान वितरण पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है। भरतपुर नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या फिर नर्मदा नहर। ठीक है, राजस्थान की कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। भोमट, गिरवा, छप्पन या फिर भाकर। ठीक है, उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाली पर्वतीय बेसिन को क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फंवारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना,
सिद्धमुख नहर परियोजना या फिर चंबल नहर परियोजना। ठीक है, तो फुहारा पद्धति से जो सिंचाई करने की जो जो लागू किया गया, किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जो है वो किया गया। नर्मदा नहर परियोजना की बात करूं तो किन किन राज्यों की परियोजना है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की योजना है नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? आना सागर झील को, जयसमंद झील को, सांबर झील को या फिर राजमंद झील को? तो सांबर झील को जो है वो आर्द्र भूमि के अंदर जो रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी या अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर? तो हाड़ौती के पठार के अंदर कौन से जिले सम्मिलित होते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों के अंदर जो है हाड़ौती के पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की फसल के लिए राज्य का कौन सा मिट्टी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है? यानी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? मध्यम काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर कछारी जलोढ़ मिट्टी? तो कपास की फसल के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी है वो कौन सी होती है? मध्यम काली मिट्टी होती है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगला तेल क्षेत्र निम्न में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है, मंगला तेल क्षेत्र है, ठीक है, वो किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। मंगला तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु उद्योगों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने का कार्य निम्न में से कौन सा अभिकरण करता है? रिको, आरएफसी, रूडा या राजसिको? ठीक है, क्या करता है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी आजीविका के साधन जो विकसित है वो कौन सा अभिकरण करता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूड RCF के द्वारा। राइट आंसर नहीं, रूडा के द्वारा होगा। ठीक है, रूडा के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर बायोगैस ऊर्जा? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है वो अधिक सहायक होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सहायक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी में से कौन सी है? कोटा है, गंगानगर है, भीलवाड़ा है या फिर जयपुर है? तो राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है वो किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है? जनकपुरा और सरवाड़ की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तांबड़ा, बेराइट्स, पन्ना या फिर पाइराइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तांबड़ा। ठीक है, तांबड़ा या गार्नेट। ठीक है, जनकपुरा और सरवाड़ा की खानें कहाँ पर हैं? टोंक के अंदर हैं। ठीक है, किसके लिए जानी जाती हैं? तांबड़ा खनिज के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ना एक बार रोपने के बाद लगातार 3 साल काटी जाने वाली फसल है, इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? राजस्थान की बात कर रहा हूँ। चित्तौड़गढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा या फिर राजसमंद? ठीक है, तो गन्ना जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है राजस्थान के अंदर? गंगानगर के अंदर होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवंश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गोवंश की निम्न नस्लें होती हैं, नागौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी, गिर? बिल्कुल सही बात है। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र है वो सुहालक प्रदेश नागौर है। ठीक है, क्या है कि नागौरी जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो स्वालक प्रदेश नागौर है। बिल्कुल सही बात है। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति मालानी बाड़मेर है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राठी नस्ल राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, राठी नस्ल जो है राजस्थान के किस भाग के अंदर पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। ये बात गलत हो जाएगी। जो राठी नस्ल है वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारत में पहली बार वे कर लगाने का सुझाव दिया था? यानी वे करने पर जो कर लगाने का सुझाव है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था भारत के अंदर? कलेरकी ने, कोल्डर ने, RJ चेलिया ने या फिर गौतम माथुर ने? ठीक है, तो वे पर कर लगाने का जो सुझाव है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? कोल्डोर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में
खालिस्तान वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर इनमें से कोई भी तिथि जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है वो अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 नवंबर को जो है वो तैयार हो गया था, अधिनियमित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संबंध किस अनुच्छेद से है अपने पद पर बना रह सकता है? ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। राइट क्वेश्चन क्या होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है का संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद के अंदर ये लिखा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? अनुच्छेद 155, 156, 157 या फिर 158? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि छठवें विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई। 14वें विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार किया गया। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। ठीक है। इनमें से आपको जो है वो सही कौन से हैं वो और गलत कौन सा है बताना है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही बात है। यह तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। छठे विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से 200 की गई थी और 14वीं विधानसभा चुनाव में जो है वो ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वर्तमान के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 50, 55, 60 या फिर 65? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 50। कितने जो है वो न्यायाधीश हैं? 50। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक स्वायत्तशासी निकाय है, मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है वो हटा सकता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है वो गलत कथन का जो है वो आपको चुनाव करना है कि इसके अंदर जो है वो गलत कौन सा है। ठीक है। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्र धातुएं हैं ठोस में ठोस का विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन या फिर गैस का गैस में विलयन मिश्र धातु है। ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ठोस में ठोस का विलयन। मिश्र धातु कौन सी होती है कि कोई ठोस धातु जो है दूसरी ठोस धातु से मिलकर क्या करती है, एक अलग धातु का निर्माण करती है। वो धातु क्या कहलाती है? मिश्र धातु। यानी दो धातुओं से मिलकर बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट का जमना क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? ठीक है। तो सीमेंट का जमना क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युक्तियों में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर निर्भर है? अंतर्देशीय और बहुरूपदर्शी और दूरबीन, पेरिस्कोप और सूक्ष्मदर्शी, अंतर्देशीय और पेरिस्कोप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर जो निर्भर है वो कौन सा हो जाएगा? अंतर्देशीय और पेरिस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा उत्पादकों से अधिक होती है, अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा उत्पादकों से कम होती है, अभिकारक पदार्थों का तापमान उत्पादकों से अधिक होता है, या उत्पाद जो है वो उत्तेजित अवस्था में होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकारक जो पदार्थ हैं की ऊर्जा जो है वो उत्पादकों से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है? प्रतिरोधी है, प्रति अवसादक है, पीड़ाहर है या फिर प्रतिजीवाणिक है?
क्लोरामाइसिटिन क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिजीवाणिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का दांत होता है होमोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफियोडोंट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हेटेरोडोंट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेटेरोडोंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? हेटेरोडोंट का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के दांत। ठीक है, मनुष्य के अंदर क्या होता है? दांत जो है वो हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदूषित जल में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितना होता है? कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है या फिर उपयोग सभी? ठीक है, यानी प्रदूषित जल में बीओडी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, बीओडी अधिक होगा। बीओडी क्या होता है? कार्बनिक जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अधिक होंगे तो प्रदूषित जो जल है वो प्रदूषित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणुओं का पूर्ण पूर्ण परिपक्वन कहाँ पर होता है? योनि में, अंडवाहिनियों में, एपिडिडाइमिस में या फिर उपयोग सभी में? तो शुक्राणु का जो पूर्व परिपक्वन है वो कहाँ पर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में डीएनए द्विगुणित होता है? अंतराल अवस्था में, पूर्व अवस्था में, मध्यावस्था में या फिर पार्श्व अवस्था में? ठीक है, किस अवस्था में जो डीएनए है वो द्विगुणित होता है? तो अंतराल अवस्था के अंदर जो है कोशिका विभाजन के जो है वो डीएनए जो है वो द्विगुणित अवस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 33 जोड़ी, 31 जोड़ी, 12 जोड़ी या फिर 10 जोड़ी? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य के अंदर कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? भारत में आपदा प्रबंधन के लिए यह शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा की गई। एनडीएमए की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए के जो है वो सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भारत में यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईएफ के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देश का लगभग 67% भाग उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। देश का लगभग 85% भाग एकाधिक आपदाओं के प्रति सुभेद्य है। देश की कुल भूमि का लगभग 8% भाग चक्रवातों के प्रति सुभेद्य है। देश की लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो बाढ़ प्रवण है। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पहला है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर? ओजोन छिद्र का जो निर्माण है वो सर्वाधिक कहां पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका के ऊपर, सॉरी अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, कहां पर है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक? कहां पर है? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वनाग्र क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 10%, 23%, 33% या फिर 53%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33%। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वन जो है वो कितने प्रतिशत तक भूमि पर होने चाहिए? 33% भूमि पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान से किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सुभ्रा सिंह, राजीव महर्षि, नवीन महाजन या संजय मल्होत्रा? हाल ही के अंदर जो है राजस्थान से किसे आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर करने की घोषणा की गई है। जो यह किस जिले में स्थित है? फोय सागर झील या फिर जिसका नया नाम क्या रखा गया है? वरुण सागर झील रखने की जो है वो घोषणा की गई है किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2025 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं में कौन शामिल है?
प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स, डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को जो है वो क्या किया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना का शुभारंभ भारत में किस स्थान पर किया? जयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा या भोपाल मध्य प्रदेश। 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना का जो शुभारंभ है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पानीपत हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर, बेंगलोर और नई दिल्ली, जयपुर और पुणे, चेन्नई और मुंबई। तो विश्व वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में भारत की जो किन शहरों को शामिल किया गया है? उदयपुर और इंदौर को। थे यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे जो चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था? देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। ठीक है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ठीक है। 1941 तक चला था। इसके अंदर 3 चरण थे। ठीक है। पहला चरण था 1897 से लेकर 1915 तक। ठीक है। जिसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। पहला जो चरण था उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरा जो चरण था 1916 से 1922 तक। ठीक है। 1916 से लेकर 1922 तक जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है। उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और जो तीसरा चरण था, ठीक है, जो तीसरा चरण था 1922 से लेकर 1941 तक। ठीक है। अंतिम जो चरण था उसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? वो माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमुनालाल बजाज। ठीक है। इस प्रकार से अन्य 1-2 व्यक्ति और थे, तो इनके द्वारा जो है वो इनका नेतृत्व किया गया था। ठीक है। तो 3 चरण थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 1915 की सशस्त्र क्रांति की योजना को क्रियान्वित करने के लिए किन्हें खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह की सहायतार्थ राजस्थान भेजा गया था? ठीक है। भूप सिंह को, प्रताप सिंह को, जवाहर सिंह को या सचिंद्र सान्याल को? तो 1915 की जो सशस्त्र क्रांति थी उसके लिए जो है वो भूप सिंह। ठीक है। किसका नाम था? भूप सिंह। ठीक है। विजय सिंह पथिक। ठीक है। विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है। विजय सिंह पथिक। ठीक है। तो इनको जो है वो भेजा गया, राजस्थान भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीन करने के लिए कई सेनापतियों के नेतृत्व में अभियान भेजे गए, निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है। तो मान सिंह, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछवा या और खुरम। तो अकबर के द्वारा जो खुरम को है वो नहीं भेजा गया था। ठीक है। बाकी तीनों के जरिए जो है वो सैन्य अभियान भेजे गए थे। ठीक है। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनारी से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं, यह स्थित है। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है जहां से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं? अलवर, जयपुर, झुंझुनू या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। सुनारी सभ्यता जो है वो किस जिले में पाई जाती है? झुंझुनू जिले के अंदर पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सबसे पहले तो बात करेंगे कि वृहद राजस्थान का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949। ठीक है। 30 मार्च 1949 को जो है वो वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। वृहद राजस्थान में कौन शामिल थे? जो संयुक्त राजस्थान था। ठीक है। जो एक तो जो संयुक्त राजस्थान था वो, और उसके साथ जो है वो क्या हुआ था? राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी? जयपुर। ठीक है। जयपुर प्लस जैसलमेर। ठीक है। जयपुर प्लस जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर। ठीक है। जोधपुर, बीकानेर और जो लावा ठिकाना था, ठीक है, वर्तमान में कहां पर है? टोंक में। ठीक है। 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और लावा ठिकाना किसके अंदर इनका विलय हो गया था? संयुक्त राजस्थान के अंदर इनका विलय हो गया था। 30 मार्च 1949 को जो है वो इनका विलय हो गया था। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। राजधानी जयपुर को बनाया गया। बात करूं राज प्रमुख की,
ठीक है, राज प्रमुख की, तो सवाई मान सिंह द्वितीय, ठीक है, सवाई मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय कहाँ, किस रियासत से संबंधित है? जयपुर के मान सिंह द्वितीय को जो है वो राज प्रमुख बनाया गया। और महाराज प्रमुख, ठीक है, महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? भूपाल सिंह को, मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की बात करूं कि जो वृहद राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो हीरालाल शास्त्री को जो है, हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर बात करूं कि राजधानी के लिए जो राजधानी थी ना, जयपुर बनाने को एक विवाद हो गया था कि भाई राजधानी जो है वो किस रियासत को बनाया जाए, तो पी सत्यनारायण कमेटी की जो सिफारिश पर जो है वो जयपुर को है वो राजधानी बनाया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मजार अपने स्थल से सुमेलित नहीं है? साहे पीर की मजार जालोर में है, सही है। नोकजा पीर की मजार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सही है। ठीक है, अब्दुल पीर की मजार बांसवाड़ा में है। सैयद पीर धुल्ले शाह की मजार श्री गंगानगर में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? पाली के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कलीला दमना किस शैली की चित्रांकन परंपरा है? कलीला दमना मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली या फिर बीकानेर शैली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलीला दमना जो है वो किस शैली की चित्रांकन परंपरा है? राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली की। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से बनाया जाता है? गणगौर महोत्सव, ठीक है, देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए, देवी रुक्मणी और भगवान कृष्ण के लिए, देवी सीता और प्रभु राम के लिए, देवी लक्ष्मी या फिर भगवान गणेश के लिए? तो गणगौर जो है वो किसके लिए बनाया जाता है? पार्वती और भगवान शिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? जहां समाधि है गोगा जी की उसको क्या कहा जाता है? ददरेवा, थानिकपुरा, गोगामेड़ी या गूगलधाम? तो जहां पर समाधि है उसको गोगामेड़ी कहा जाता है। ठीक है, और गोगा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है, ददरेवा चूरू में। और गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। जो ददरेवा वाली है इसको शीर्ष मेडी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टिक्का, बुल्ली, टोटी या फिर रिमजोल? कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो टोंटी जो आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व। ठीक है, पूरा राजस्थान का नहीं पूछा है, इन जो चार विकल्प हैं इनमें से पूछा है। अगर ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो वो जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, 17। ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा 17। अगर इनमें से बात करूं तो जो सबसे कम जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? बीकानेर का है। कितना है? 78। बाड़मेर का कितना है? 92। ठीक है, सबसे कम जैसलमेर का, उसके बाद बीकानेर का, उसके बाद बाड़मेर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भूआकृति भूभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश जो है वो भौतिक विभाजन के अंदर किसका एक भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, हाड़ौती पठार का या फिर घग्गर मैदान का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ठीक है, राजस्थान का जब भौतिक विभाजन करते हैं हम, ठीक है, राजस्थान का जैसे अरावली दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो एक है शुष्क मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, और दूसरा अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, जो रेतीला शुष्क मैदान है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। और जो पश्चिमी शुष्क मैदान है, ठीक है, उसको फिर एक भाग में बांटा जाता है अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, उसको फिर चार भागों में पुनः बांटा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला घग्गर का मैदान, फिर शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और जो गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश जो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अगस्त 2010 में, फरवरी 2010 में, सितंबर 2011 में या फिर मार्च 2011 में? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति है वो कब बनाई गई थी? फरवरी 2010 के अंदर बनाई गई थी। और ऐसा करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है,
वन नीति घोषित करने वाला राज्य की बात करूं तो राजस्थान जो है वो पहला राज्य था। नक्की झील के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। टोड रॉक व नंद रॉक इस झील पर स्थित विशाल चट्टानें हैं। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्की झील के बारे में ये तीनों कथन है वो सत्य है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, टोड रॉक व नंद रॉक झील पर स्थित विशाल चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या फिर रेतीली मृदा? तो राजस्थान की जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है? वो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा बिछाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, राजस्थान के जो पूर्वी मैदान भाग है उसके अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमेलित करना है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, एक तरफ जो है वो भूआकृतियों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ जो है वो नदी बेसिन के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से है वो सुमेलित करना है। तो देखो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो कौन सी नदी बेसिन पाया जाता है? लूणी बेसिन और घग्गर बेसिन। ठीक है, फिर बात करें मध्य अरावली बेसिन, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो राइट इनका जो है वो क्या हो जाएगा? इसके बाद बात करें मध्य अरावली प्रदेश की। ठीक है, मध्य अरावली प्रदेश के अंदर जो है वो कौन शामिल है? उसके बाद शामिल है बनास बेसिन। ठीक है, मध्य अरावली में कौन है? बनास बेसिन। फिर अगला क्या हो जाएगा? सी के अंदर क्या हो जाएगा? सी के अंदर हो जाएगा बाणगंगा और माही बेसिन। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? इनका क्रम हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि असंगत युगम कौन सा है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा के समीप निर्मित है। ठीक है, जवाहर सागर बांध बोराबास के निकट बूंदी व कोटा की सीमा पर स्थित है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, जो सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है, जो अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है, वह नदी कौन सी है? जिसका उद्गम राजस्थान से होता है। लूणी नदी, कोठारी नदी, जवाई नदी या फिर साबरमती नदी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी जो है वो उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल जो है वो कहाँ पर डालती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल जो है वो उड़ेलती है। ठीक है, उदयपुर से जो है वो इसका उद्गम होता है। ठीक है, और मुख्यतः गुजरात की नदी है, राजस्थान में इसकी लंबाई सिर्फ 45 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रणथंभौर अभ्यारण्य व केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है कि रणथंभौर अभ्यारण्य और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अब आपको जिले भी ध्यान में होने चाहिए कि ये किस जिले में स्थित है, तो ही आप इनका क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या फिर ए और बी दोनों? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर मुख्यतः रणथंभौर जिले में है। केलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन से हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर जो है वो ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है और सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री को जो है वो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो कहाँ से है? 23। ठीक है, 23 3 से। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, और कर्क रेखा का मान क्या है? 23.5 डिग्री है। तो राजस्थान के जो है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन पशु गणना, जो 20वीं पशु गणना है 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर कुल पशुधन की जो संख्या है वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 567.76 लाख। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युगम को पहचानिए। गुलाबी संगमरमर, बाबरमल खान जो है,
यूरेनियम कोराडिया, जिप्सम पलाना, तांबड़ा राजमहल। ठीक है, इसके अंदर जो है वो गलत युग्म बताना है, तो जिप्सम जो पलाना जो खान है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह, सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह, अंता विद्युत ग्रह, काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में अब्रक उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अब्रक जो है वो सर्वाधिक उत्पादित कहाँ पर किया जाता है? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा या फिर नागौर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक उत्पादन में जो है वो भीलवाड़ा जो है वो अग्रणी स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं को विकास करने के लिए राजस्थान वित्त निगम, राजशिको, रिको या फिर जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो है वो कौन जिम्मेदार है? रिको। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिको जो संस्था है वो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई है? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य भंडारण निगम की जो स्थापना है वो पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी परियोजना के तहत प्रदेश के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय निवेश और विनिमय जोन घोषित किया जाएगा? खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, सीतापुरा औद्योगिक पार्क, मांदड़ी गुडली देबारी औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेड़ी निवेश क्षेत्र। ठीक है, तो किस क्षेत्र को जो है वो राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण जोन घोषित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? छाबड़ा, गिरल, धौलपुर या फिर आगूचा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगूचा जो है वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है कर आगम से, घरेलू उधारों से, विदेशी उधारों से या कागजी मुद्रा छापकर? ठीक है, कि सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति है वो कहाँ से की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कागजी मुद्रा छापकर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवंशीय योजना थी? 12वीं, 11वीं, 13वीं या फिर 10वीं? तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से लेकर कब तक लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक के संविधान से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक के संविधान से लिया गया है। ओहो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि भारतीय संविधान में पूर्व पूर्व पूर्वावलोकन का प्रावधान जो है वो किस देश के न्यायिक संविधान से लिया गया है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या फिर कनाडा? तो भारतीय संविधान के अंदर जो है वो पुनरावलोकन का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट में सही मिलान का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, पुलिस प्रशासन गृह विभाग का अंग है। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस अधिकारी की होती है। राजस्थान सशस्त्र दल का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर सही है। ठीक है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1, 2 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एम चेन्ना रेड्डी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? जिला, तहसील, मुंसिफ न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो न्यायिक व्यवस्था में जो सबसे नीचे का स्तर का जो न्यायालय है वो कौन सा होता है? मुंसिफ न्यायालय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? विशिष्ट सचिव, शासन सचिव, अपर सचिव या अनुभाग अधिकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शासन सचिव। ठीक है, कि सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है और जो प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष होता है शासन सचिव कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? टिन और चांदी का, टिन और जस्ता का, टिन और तांबा का या जस्ता या फिर तांबा का? तो पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वे हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं या प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं? वो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ठीक है, ऋणात्मक करते हैं यानी कम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्यों? दिन के अंत में सूर्य अंतिम तप्त होता है, संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है, या सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण जो प्रकीर्णित होते हैं और वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, यानी सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को जो है वो मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे जो है वो अन्य जो वर्ण है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती हैं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुक्रमणीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो केवल एक ही दिशा में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अनुकर्मणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण या डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग? तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि उसमें सामान्य ऊतक या अंगों की कोशिकाओं से कोई समानता नहीं है, तीव्र वृद्धि से ट्यूमर बन जाता है, वह अति महत्वपूर्ण अंगों में फैलता है, कोशिकाएं अत्यधिक छोटी या फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वह अति महत्वपूर्ण अंगों में फैल जाता है। ठीक है, इसलिए कैंसर जो है वो एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? खून का 50%, शरीर के वजन का 50%, खून का 95% या शरीर के भार का लगभग 75%? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो शरीर के भार के लगभग 75% के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या कहलाता है? NO2, PN, बी, NO2O या फिर PAN दोनों? तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? NO2O, PN। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में जो विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या फिर बीजाणु विभाजन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है? प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा देश के जल भंडारों की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कौन सा कानून पारित किया गया था? जल कानून 1973, जल 1974, 1975 या फिर 1976? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जल कानून प्रदूषण एवं नियंत्रण एवं निवारण 1974 जो है वो पारित किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का गठन वर्ष 1988 में किसके द्वारा किया गया था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर ए या बी दोनों के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के द्वारा। आईपीसीसी का गठन 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थित निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है? नारकोंडम, बेरेन द्वीप, बारातांग, या दिनोदर पहाड़ी? तो भारत में जो कौन सी ज्वालामुखी है वो सक्रिय अवस्था में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बारातांग, सॉरी बेरेन द्वीप। ठीक है, बेरेन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। फ्लाई एश कोल पत्थर के कोयले को जलाने से, चारकोल को जलाने से, डीजल मिट्टी के तेल को जलाने से, या फिर सीएनजी को जलाने से? ठीक है, फ्लाई एश जो है वो किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल यानी पत्थर के कोयले को जलाने से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्टिक और ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षा वन, टेंगा, या भारतीय मानसून? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, या फिर पैरा तीरंदाजी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरा शूटिंग, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा, या फिर जोधपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान में कोटा से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक, परामर्शदात्री बैठक जो है वो 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, कोच्चि, चेन्नई, भुवनेश्वर, या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, अग्निकुल, कॉस्मोस, या फिर बेलेट्रिक्स एरोस्पेस? तो पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, या फिर चीन? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 महिला हॉकी खिताब किसने जीता है? वो जीता है भारत ने। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकरण है यानी तांबे के जो उपकरण है वो किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बागोर, या फिर ओजियाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, सीकर से संबंधित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। अगर उत्खनन की बात करूं तो 1977 के अंदर आर.सी. अग्रवाल है। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा जो है वो उत्खनन किया गया था। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? जो ताम्र उपकरण है, ठीक है, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। इसके अंदर सर्वाधिक जो है वो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और 99% जो तांबा है वो शुद्ध तांबा इनके उपकरणों में पाया गया है। ठीक है, 99% जो है वो शुद्ध तांबा पाया गया है। और इसके अलावा और मुख्य बात क्या है कि इस सभ्यता के अंदर जो घर और जो बांध थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये बात एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी है। सीकर, कांतली नदी, 1977 में आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, और सर्वाधिक जो ताम्र उपकरण है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम निम्न में से किस संघ का निर्माण किया गया? सबसे पहले 18 मार्च 1948। ठीक है, 18 मार्च 1948 को किसका सबसे पहले जो है वो किस संघ का निर्माण किया गया? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, और एक कौन सा ठिकाना था? एक नीमराणा ठिकाना। 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। ठीक है, नीमराणा, और 4 रियासतों को मिलाकर जो है वो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और जो ये मत्स्य संघ जो नाम था ये किसने सजेस्ट किया था? इसका सुझाव किसने दिया था? के एम
मुंशी के द्वारा जो है वो इस नाम का सुझाव दिया गया मत्स्य संघ का। ठीक है। और अगर बात करूं कि जो प्रधानमंत्री है इस संघ के किसे बनाया गया था, शोभाराम कुंभावत को जो है वो, ठीक है, शोभाराम कुंभावत को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया था, पीएम बनाया गया था। कहाँ के निवासी थे, अलवर रियासत के रहने वाले थे। ठीक है। और बात करूं राज प्रमुख की, ठीक है, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था, उदयभान सिंह को। ठीक है। उदयभान सिंह को जो है वो राज प्रमुख बनाया गया था, धौलपुर शासक उदयभान सिंह को। ठीक है। तो ये सारी बातें एग्जाम के अंदर जो पूछी गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है। 4 रियासतें और एक ठिकाना था, कौन सा, नीमराणा, वर्तमान में कोटपुतली बैरोड के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में संपन्न हुआ था। ठीक है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी, 1939 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। और ये जो अधिवेशन है वो भी किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था, नैनूराम शर्मा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम देशी रियासत जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, शाहपुरा, किशनगढ़, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहपुरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा रियासत के अंदर सर्वप्रथम जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन है वो किसने किया था। देखो, वीर भारत सभा का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, विजय सिंह पथिक, रणछोड़दास गटानी, केसरी सिंह बारठ या आनंद राज सुराणा। वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा 1910 के अंदर की गई थी। ठीक है। और एक है वीर भारत समाज, उसकी जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ठीक है। सिर्फ एक नाम का डिफरेंस है। ठीक है। वीर भारत समाज की जो, ठीक है, समाज की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, और वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी 1910 में। ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए थे। ठीक है। वेश्याओं के चित्र जो है वो सर्वाधिक बनाए गए थे, जयपुर, जैसलमेर, अलवर या फिर बूंदी। तो किस रियासत में बनाए गए थे, अलवर शैली के अंदर जो है वो इसके जो है वो वेश्याओं के चित्र जो है वो व्यापक संख्या में बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूद नृत्य किस जनजाति का है, भेल जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का या फिर ग्रासिया जनजाति का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कूद नृत्य जो है उसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किस जनजाति का नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है। इसी के साथ ग्रासिया जनजाति का एक अन्य नृत्य है वालर नृत्य। ठीक है। उसके अंदर भी जो है वो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। वालर नृत्य वाला एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कूद नृत्य वाला अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि वालर और कूद जो है दो ऐसे नृत्य हैं जिनके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं, वालर और कूद दोनों ही जो है वो ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध बोली का क्षेत्र राठ कहा जाता है, अहिरवाटी, राठी, हीरावाटी, हिरावल या फिर उपयुक्त सभी। तो इन सभी के जो बोली का जो क्षेत्र है उसको राठ कहा जाता है। ठीक है। अलवर, भरतपुर, इस तरफ जो मेवात क्षेत्र है उसके अंदर जो है वो ये बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। मेवात क्षेत्र के अंदर जो है वो ये बोलियां जो है वो बोली जाती हैं। ठीक है। इसको राठ क्षेत्र भी कहा जाता है, राठी बोली के कारण इसको राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुसुरुलक क्या है, पैर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, कान का आभूषण है, गले या फिर छाती का आभूषण है। तो दुसुरुलक जो है वो गले और छाती पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि असुमेलित का चयन करना है। ठीक है। असुमेलित का चयन करना है। खुमान रासो की जो रचना है वो किसने की थी, दलपति विजय, बिसल देवरासो नरपति नाल, विजय पादरासो नल सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो सुमेलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले
जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। ठीक है, अवरोही क्रम क्या है? बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। इसको आप ऐसे भी, अगर आपको कंफ्यूजन होती है आरोही अवरोही नाम ध्यान में रखने में कि कौन से में क्या होता है, तो देखो अवरोही नाम बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि बड़े से छोटे की ओर है। आरोही नाम जैसे छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो अवरोही क्रम क्या होगा? सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन। तो कौन सी वनस्पति जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? कैक्टस। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलायन झीलें जो प्राय निम्न कगारों से घिरी होती हैं क्या कहलाती हैं? खादर कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, खड़ीन कहते हैं या फिर बरखान कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ीन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमेलित करना है गंभीरी नदी। ठीक है, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी, पार्वती नदी और साबी नदी। एक तरफ जो है वो नदियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ क्या है, जो इनसे संबंधित जो जिले हैं वो जिले दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गंभीरी नदी जो है वो कहाँ पर हो जाएगी? करौली, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। ठीक है, उसके बाद जो बाणगंगा नदी है वो कहाँ पर हो जाएगी? बाणगंगा नदी हो जाएगी जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है, पार्वती नदी करौली, धौलपुर। साबी नदी जयपुर और अलवर। ठीक है, तो इस तरफ जो मैं है वो लिख देता हूँ। ठीक है, ए के अंदर जो है वो फोर्थ होगा। ठीक है, बी के अंदर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। 4 3 2 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, दौसा या फिर भीलवाड़ा, अजमेर। तो लाल लोम मृदा यानी लेटेराइट मृदा जो है वो किन जिलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। क्या होता है ये जो मृदा है वो किन से बनी होती है? ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट चट्टानों से जो है वो बनी होती है। इन चट्टानों से जो है वो मिलकर बनी होती है लाल लोमी मृदा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, उदयपुर का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, इनमें जो है वो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का वह भौतिक भूभाग जो वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होगा? ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में किस तरफ है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है जल संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, बाढ़ नियंत्रण करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, तो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य जो है वो कौन सा नहीं है? बाढ़ नियंत्रण करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों जो कार्य है वो इसके द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के उद्देश्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि गंग नहर परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है? बीकानेर, गंगानगर, जयपुर या फिर चूरू। तो देखो गंग नहर परियोजना, ठीक है, प्रथम नहर परियोजना थी राजस्थान की। ठीक है, प्रथम नहर परियोजना थी। ठीक है, अगर बात करूं, ठीक है, इसके जो इंजीनियर मान लो या फिर जो रूपरेखा जिसने तैयार की हो, ठीक है, किसने की थी? कंवर सेन ने, कंवर सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब से कब तक बनी थी? 1921 से 27 के मध्य जो है वो इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, गंग नहर का सबसे जो सिंचाई है वो यानी सर्वाधिक जो लाभ है वो किस जिले को मिलता है? गंगानगर को मिलता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जो है वो प्रथम नहर परियोजना थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और इसका प्राचीन नाम था बीकानेर नहर। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर नहर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नाल
मारवाड़ को मेवाड़ के साथ जोड़ती है, मारवाड़ को मेवाड़ के साथ, जीलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी की नाल या फिर फुलवारी की नाल। तो देसूरी की नाल जो है वो मारवाड़ को मेवाड़ के साथ जोड़ती है, कहाँ पर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरमा किसे कहते हैं, मशरूम को, कपास को, तारामीरा को या फिर बाजरा को। तो नरमा किसे कहा जाता है, कपास को नरमा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कत्था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अकेसिया केटचू का मुख्य उत्पादक है, कत्थे का मुख्य उत्पादक है। उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, बारा, सीकर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर। तो कत्थे का जो है वो प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले जो है वो कत्थे के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, कथोड़ी जाति के द्वारा क्या है, कथोड़ी जाति के द्वारा जो है वो हांडी प्रणाली से क्या किया जाता है, कत्थे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित करना है, सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर। ठीक है, तो ए के अंदर क्या हो जाएगा, ए के अंदर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, उसके बाद है न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला, सबसे कम ऊन उत्पादक जिला हो जाएगा झालावाड़, बी के अंदर हो जाएगा 3rd। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो सी के अंदर हो जाएगा 4th। ठीक है, सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा, डी के अंदर हो जाएगा 1st, जयपुर। ठीक है, 2 3 4 1। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गौवंश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। राज्य में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राठी नस्ल को दूध देने में अग्रणी होने के कारण राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लाल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल थारपारकर है। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, नागौरी गोवंश का मूल स्थान जो है वो नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला प्रश्न है कि योजना काल में राजस्थान में कृषि उत्पादन में असातित वृद्धि होने का निम्न में से कौन सा कारण है। सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विस्तार व कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग, उर्वरक एवं कीटनाशकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग या फिर उपयोग सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उर्वरक व कीटनाशकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करो। सीकर जिले में उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो दोनों जो तथ्य हैं वो सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत व प्राचीन उद्योग है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर, ठीक है, ब्यावर में की गई थी। ठीक है, इसके आगे अजमेर क्यों लिखा है, क्योंकि उस समय जो है वो ब्यावर जिला नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अजमेर लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में स्पिन फेड की स्थापना 1991 में हुई थी, यह बात गलत हो जाएगी। स्पिन फेड की जो स्थापना है वो 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रीकृत घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। क्या है कि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष क्या बचेगा, सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। ठीक है, बाहर, दूर, भीतर या फिर खालिस्तान के अलावा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भीतर। ठीक है, यानी एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर। ठीक है, यहाँ पर खालिस्तान है तो क्वेश्चन के अंदर वो ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित माल और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है, घरेलू आय कहलाती है। ठीक है, यानी लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल है वो सर्वाधिक सबसे लंबा रहा है। बी आर पाटिल, गुरमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना या फिर कलराज मिश्र।
तो सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो गुरमुख निहाल सिंह का रहा है। ठीक है, 1956 से लेकर 1962 तक जो है वो ये राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 या फिर भाग 8? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाग 6। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होने के समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, यानी निम्न मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री जब नियुक्त हुए थे उस समय जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। टिक्काराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे या फिर बरकतुल्ला खां? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया 1980 के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, लेकिन उस समय जो है वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होने के बगैर जो मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर जो है वो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, मंगल राय, मोहन मुखर्जी, एस डी उज्ज्वल या फिर बी मेहता? तो पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलकांत बरवा, कैलाश नाथ वांचू, मदन लाल या फिर वैभव प्रसाद? तो सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन रहे हैं? कैलाश नाथ वांचू रहे हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तांबे का मुख्य अयस्क है वो कौन सा है? कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, चेल कोपाराइट या फिर मेलेचाइट? तो तांबे का जो मुख्य अयस्क है वो कौन है? चेल कोपाइराइट। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? एक अनुष्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक प्रक्रम या रुद्रोध्रम प्रक्रम? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके अंदर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? रुद्रोध्रम प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है, इसका कारण क्या है? यानी प्रकाश में रहने के बाद, तेज प्रकाश में रहने के बाद जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्यों? नेत्र का शीघ्र ही स्थिति अनुरूप संबंधित नहीं कर पाना, क्षण भर के लिए दृष्टिपटल का असंवेदनशील हो जाना, परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत न फैल पाना या फिर लेंस व दृष्टिपटल के अंतराल को संबंधित होने में देरी होना? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत न फैल पाना। जब पुतली जो है वो तुरंत फैल नहीं पाती है तो क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है? ठीक है, सदस्य नहीं है। एल्कली यानी क्षार धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है। देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं, इस परिवार के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं? पोटेशियम है, ठीक है, और सींजियम है, सी एस है, सींजियम है, ठीक है, एल आई लिथियम है, ठीक है, एन ए सोडियम है, ठीक है, आर बी रूबिडियम है। ठीक है, तो ये सदस्य हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? पोटेशियम बता रखा है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, आर ए नहीं है, आर बी होगा। रूबिडियम जो है वो एक सदस्य होगा। ठीक है, तो कौन कौन से सदस्य होते हैं? पोटेशियम, लिथियम, सिंजियम और रूबिडियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि टिटनेस जो है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु, फफूंद, विटामिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो टिटनेस जो है वो किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो क्या है? बैक्टीरिया रोग है, जीवाणु द्वारा होता है टिटनेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति जो है वो किससे संबंधित है? कैल्शियम से, वसा से, लोहा से या फिर खनिज से? तो हीमोग्लोबिन की जो उत्पत्ति है वो किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में तेल की मिलावट से जीवों को क्या होता है? भोजन नहीं मिल पाता है, जल नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल में तेल की मिलावट से क्या होता है? जीवों को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है उभयलिंगी पुष्प में मिलता है पुमंग और जायांग, पुकेसर, सभी दल या फिर जायांग? तो उभयलिंगी पुष्प के अंदर क्या मिलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुमंग और जायांग। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
कि एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 24, 23, 48 या फिर 58? तो मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी होती है? 23 होती है, ठीक है, 23 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियोटरी नर्व क्या है? ऑडियोटरी नर्व यानी श्रवण तंत्रिका, ठीक है, श्रवण तंत्रिका जो है वो क्या है? संवेदी तंत्रिका तंत्र है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र है, मिश्रित तंत्रिका तंत्र है या फिर उपयुक्त सभी है? तो श्रवण तंत्रिका जो है वो क्या है? एक प्रकार की संवेदी तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निम्न में से किस संस्था के निर्माण की परिकल्पना की गई है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर क्या गया है? एक त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एनडीएमए, उसके बाद स्टेट लेवल पर जो है वो एसडीएमए और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल पर जो है वो डीडीएमए, ठीक है। तो ये तीनों ही संस्थाएं जो है वो निर्माण की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार आपदा एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। आपदा क्या है ये पूछना चाह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार आपदा क्या है? एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, मानव भौतिक आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। ए या बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आपदा क्या होती है? एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, मानवीय भौतिक आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हीट एक्शन प्लान HAP की शुरुआत की गई है। इसके तहत पहला HP किस शहर के लिए तैयार किया गया है? ठीक है, कोच्चि, अहमदाबाद, आगरा या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, ठीक है। आगरा के तहत आगरा के लिए जो है वो हीट एक्शन प्लान के लिए HP की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, जिससे गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? क्या होता है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने पर वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस स्क्वाड्रन लीडर ने तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है? पूजा रानी, साक्षी वर्मा, कंचन शर्मा या फिर मोहना शर्मा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहना सिंह, ठीक है। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? मोहना सिंह। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वयं को एथम जारी करने वाला देश का पहला NIT इंस्टीट्यूट कौन सा बना है? MNIT जयपुर, NIT ट्रिची, NIT राउरकेला, NIT वारंगल। तो स्वयं को एथम जारी करने वाला देश का पहला NIT इंस्टीट्यूट है वो कौन बना है? MNIT जयपुर। नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा की किस प्रख्यात निर्देशन और लेखिका को AIFF 2025 में पद्मा पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? साई पराजपे, अर्शिता कठपालिया, संध्या पुरेचा या फिर सूर्यबाला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साई पराजपे। नेक्स्ट है कि IMT TRILAT चॉइस युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, मॉरिशस, ट्यूनेशिया, भारत, मालदीव, थाईलैंड, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो IMT ट्राइलेट चॉइस जो है युद्धाभ्यास वो किन के मध्य हुआ था? वो होता भारत, मोजाइक और तंजानिया, ठीक है। IMT नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। I यानी इंडिया, M यानी मोजाम्बिक और T यानी तंजानिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने चीन के डिंग लीरेन को हराकर दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन का बनने का गौरव हासिल किया है? R
प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, डोमू डोमराजू गुकेश या पी श्याम लिखिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, ठक्कर बप्पा या गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर जो प्रजामंडल था उसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भोगीलाल पांड्या को है वो बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, डी डॉक्टर NR बनर्जी के नेतृत्व में, DR भंडारकर के नेतृत्व में या RC अग्रवाल के नेतृत्व में। ठीक है, तो बेराट के अंदर जो प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व के अंदर है वो किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो चावंड की राजधानी रहा, ठीक है, कब तक रहा था? 1605 तक, 1601 तक, 1597 तक या फिर 1615 तक। तो चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1615 तक। ठीक है, 1615 तक जो है वो चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रहा था। अगला प्रश्न है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां या आइलून मुल्क मुतानी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक जो है वो मारा गया था? तो कौन मारा गया था? नुसरत खां जो है वो मारा गया था। ठीक है, नुसरत खां जो है वो मारा गया था 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान। अगला प्रश्न है मेवाड़ भीर कोल की स्थापना 1841 ईस्वी में किसके नेतृत्व में की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में हुई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी? दौलजी खिंची के नेतृत्व में, महपा पंवार के नेतृत्व में, अक्का के नेतृत्व में या फिर चुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौलजी खिंची। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो 1841 में है वो दौलजी खिंची के नेतृत्व के अंदर है वो की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? कमर से ऊपर के हिस्से में फेंटा, खोयतू, देपाड़ा या फिर कछाबू। ठीक है, तो कमर के ऊपरी हिस्से के अंदर जो है वो खोयतू पहना जाता है। ठीक है, खोयतू है वो पहना जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है, बागड़ी भाषा में बेणेश्वर का क्या आशय है? ठीक है, डूंगरपुर के नवाटापुरा में जो बेणेश्वर मेला लगता है, ठीक है, उसको जो है वो बागड़ी भाषा के अंदर उसका क्या मतलब है? पानी का स्वामी, ऊर्जा का स्वामी, वृक्षारोपण का स्वामी या फिर डेल्टा का स्वामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेणेश्वर मेले का बागड़ी भाषा के अंदर क्या अर्थ है? डेल्टा का स्वामी। ठीक है, डेल्टा का स्वामी। अगला प्रश्न है कि वह विद्वान शासक कौन था जिसने सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण जैसी पुस्तकों की रचना की थी? ठीक है, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण राणा सांगा ने, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा जसवंत सिंह ने या फिर महाराजा जयसिंह प्रथम ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण जैसी पुस्तकों की जो रचनाएं हैं वो महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा है वो की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजपूताना चित्रकला में मारवाड़ चित्रकला स्कूल के 3 प्रमुख केंद्रों में से एक जैसलमेर है, वह अन्य 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला स्कूल के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, एक हो जाएगा जैसलमेर, बाकी 2 कौन से हैं? जयपुर और अलवर, चित्तौड़ एवं जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर या फिर कोटा एवं बूंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए जिसे आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र की पहचान करनी है। कामियच्चा, रबाज, चिकारा या फिर रावण हत्ता। ठीक है, क्या होता है कि आधा कटा नारियल के जो खोल होता है उस पर बकरे का चमड़ा जो चढ़ाकर है वो बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता जो है वाद्य यंत्र हो जाएगा, एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? हाड़ौती का पठार पूर्वी मैदान का, अरावली प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी पठार का, या फिर पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, तो हाड़ौती का जो पठार है वो किसका हिस्सा हो जाएगा? अरावली प्रदेश। ठीक है, नहीं नहीं, अरावली प्रदेश नहीं होगा, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार का। ठीक है, हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठार, और हाड़ौती का जो पठार है वो अरावली प्रदेश का हिस्सा नहीं है, यह विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, माफी चाहूंगा, मैंने अरावली बोल दिया था। ठीक है, गलती से अरावली बोल दिया था, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, और भौतिक विभाजन में जो है वो दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मालखेत की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? मालखेत की पहाड़ी दौसा, सीकर, टोंक, या फिर धौलपुर। ठीक है, तो मालखेत की पहाड़ी किस जिले के अंदर है? सीकर जिले के अंदर है वो स्थित है। मालखेत की पहाड़ी कहां पर है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रमुख नदी व उसकी सहायक नदियों के युगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? ठीक है, एक तरफ नदियों के नाम है और दूसरी तरफ जो है वो सहायक नदियों का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो गलत है। जवाई नदी की सहायक नदी बांडी व खारी है, चंबल की सीप कुराल मेज नदी है, बाणगंगा की सूरी सावन और पलासन नदी है, कोंकणी नदी की कांतली और नीमड़ा है। ठीक है, इनमें से गलत कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कोंकणी नदी वाला है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे है वो बिल्कुल सही प्रश्न सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। ठीक है, मानसून के प्रत्यावर्तन यानी वापस लौटने का जो समय है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर, या फिर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो मानसून के प्रत्यावर्तन यानी लौटने का जो समय है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इस समय जो है वो मानसून के लौटने का समय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल व भूरी मिट्टी है, भूरी है, मध्यम काली है, या फिर जलोढ़ है। ठीक है, हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मध्यम काली। ठीक है, हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? मध्यम काली। ठीक है, अगला प्रश्न है और वैसे बात करूं तो वर्टिसोल। ठीक है, वैसे बात करूं तो वर्टिसोल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या फिर कोटा में। तो बालसमंद व कायलाना जो झील है वो कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, बालसमंद और कायलाना झील कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले या जिलों में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। टोंक में, बारा में, प्रतापगढ़ में, या फिर दक्षिणी उदयपुर में। तो शुष्क सागवान वन है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो टोंक के अंदर जो है वो शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। बारा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर में है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रतापगढ़ के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान वन जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है, 22वां स्थान है, 13वां स्थान है, या फिर 8वां स्थान है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां स्थान है। ठीक है, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का जो है वो देश में 21वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी में लोहा अंश की प्रधानता व कार्बोनेट की कमी होती है, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी जो होती है उसमें लोहा अंश की प्रधानता होती है और कार्बोनेट की कमी होती है। ठीक है, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों जिलों के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर, अजमेर और सिरोही के अंदर जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न खारे पानी की झीलों को उनके जिले से सुमेलित करना है। सांबर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील और लोणकरणसर झील। ठीक है, और इधर कौन कौन से हैं? बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और जयपुर। ठीक है, तो सांबर झील कहां पर हो जाएगी? जो प्रमुख भाग है सांबर झील का ज्यादातर भाग है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, पंचभद्रा झील जो है वो
बाड़मेर में, डीडवाना झील नागौर में और लूणकरणसर झील बीकानेर में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जालोर का लेटा गांव किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग के लिए, दरी उद्योग के लिए, कंबल उद्योग के लिए या फिर खिलौना उद्योग के लिए। ठीक है। जालोर जिले का जो लेटा गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालोर का लेटा गांव। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? अबरक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक या फिर बाड़मेर। ठीक है। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बीकानेरी चोकला के नाम से जानी जाती है? बीकानेरी चोकला, मगरा को, पुंगल को, बेरी को या डोसेंट को। ठीक है। बीकानेरी चोकला के नाम से किसे जाना जाता है? मगरा भेड़ को जो है वो बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। जोधपुर के अंदर क्या है? खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु वर्तमान में कौन सी संस्था है वो कार्यरत है? ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम या फिर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो इसके लिए कार्यरत है। ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अगला प्रश्न है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है। जो कुल देश का पशुधन है उसका राजस्थान के अंदर जो है वो कितना प्रतिशत है? 9.54%, 16.91%, 10.60% या फिर 11.67%। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.60%। ठीक है। कुल पशुधन का 10.60% जो है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हुनर से रोजगार HSRT कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड द्वारा, ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, CIPET द्वारा या फिर पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। हुनर से रोजगार। ठीक है। हुनर से रोजगार जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है वो यह कार्यक्रम लागू किया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? ठीक है। एस्बेस्टोस जो खनिज होता है वो किन जिलों में जो है वो पाया जाता है? ठीक है। उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर में, डूंगरपुर, टोंक, भीलवाड़ा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। एस्बेस्टोस जो खनिज है वो किन जिलों में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर के अंदर जो है वो एस्बेस्टोस खनिज है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। ठीक है। भारत के अंदर जो निष्पादक बजट की अवधारणा है, ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? जर्मनी से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से है वो निष्पादक बजट की अवधारणा को लिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण व्यक्तिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के आधार पर, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के आधार पर या जैविक और अजैविक के आधार पर। ठीक है। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है विकास की स्थिति के आधार पर किस प्रकार किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष। ठीक है। वर्गीकरण का प्रकार क्या होगा? संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से
कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो जारी कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य निर्वाचन आयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले जो है वो किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय ने, एन बी खरे ने, बी एन दास ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? खंड और जिला की जो पंचायतों की जो सीमा होती है, इनके अंदर परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है, राज्य चुनाव आयोग करता है, संभागीय आयुक्त करता है या फिर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी करता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक कथन है वो गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। राजस्थान राज्य आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। बिल्कुल सही बात है। इसके आयुक्तों की पदावधि 6 वर्ष तथा 68 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होती है। गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम डी कोरानी थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी है वो राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है कि जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है? ठीक है, जो जिलाधीश है यानी जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी बोला जाता है, कि जिलाधीश जो है वो प्रशासन की धुरी है। रंजनी कोठारी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीटी कर्मचारी ने या फिर साइमन कमीशन आयोग ने? ठीक है, तो किसने कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी की ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था कि जो जिला कलेक्टर या जिलाधीश होता है वो प्रशासन की धुरी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ तेज क्रिया करती है? ठीक है, कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ है वो तेज अभिक्रिया करती है? बेरिलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम धातु जो है वो कक्ष ताप पर जल के साथ है वो तेज क्रिया करती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? वे अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं? वे हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, वे हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं या फिर वे ऑक्साइड बनाते हैं? सामान्यतः क्या होता है कि जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को है वो विस्थापित कर देंगे। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन है द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम, ला शोतिलिये का नियम, ग्राहक का नियम या एवोगैड्रो का नियम? ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे कमरे से लाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश को क्या कहा जाता है? ठीक है, यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे स्थान से लाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश को क्या कहा जाता है? पारदर्शिता, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति या फिर ज्योतिमर्यता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्फुरदीप्ति। ठीक है, क्या कहलाती है? स्फुरदीप्ति कहलाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका को शक्तिग्रह कहलाता है? कौन सा कोशिकांग जो है वो कोशिका का शक्तिग्रह कहलाता है? हरित लवक, सूत्रकणिका, गोल्जी उपकरण या फिर केंद्रक? तो क्या कहलाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका जो है वो कोशिकांग कोशिका का शक्तिग्रह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनसे किसकी संभावना है? ठीक है, यानी जो मक्का को जो है वो मुख्य जो अनाज के तरह आहार में काम में लेते हैं, खाते हैं, उनमें किस रोग की संभावना है? बेरी बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या ककाशियोकार? ठीक है, तो कौन सा रोग होने की संभावना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। ठीक है, जो मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनको बेरी बेरी रोग होने की संभावनाएं रहती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है? पेक्रियांस में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? ठीक है, तो पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस भाग में संपन्न होता है? छोटी आंत के अंदर है वो संपन्न होता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर भोजन का जो अधिकांश भाग है वो पचता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बद्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वर्तित होती है, मृदा का अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो मृदा संरक्षण क्या होगा कि मृदा को नुकसान होने से बचाया जाए, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का जो संचलन है वो किसके द्वारा होता है? गर्भाशय गिरवा सर्विक्स द्वारा, योनि वेजाइना द्वारा, डिंब वाहिनी नली जिसे फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं उसके द्वारा, या फिर अपरा प्लेसेंट के द्वारा? ठीक है, तो अंडाशय से गर्भाशय तक जो अंडे का संचलन है वो डिंब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है? ठीक है, कि सभी जीव जो है प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। अंडाणु, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु या फिर युग्मनज? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। ठीक है, युग्मनज क्या होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में जो है वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी एक वैधानिक संगठन है, इसका गठन कब किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? सितंबर 1974 में, सितंबर 1975 में, सितंबर 1976 में या फिर सितंबर 1977 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1974 के अंदर जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि IBWL, ठीक है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, IBWL के स्थान पर वर्ष 2003 में गठित NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, पहले क्या नाम था? पहले नाम था IBWL। ठीक है, उसका बाद उसका नाम क्या चेंज कर दिया? NBWL कर दिया। इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? ठीक है, कब गठन हुआ था? 2003 के अंदर इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, प्रधान वन संरक्षक भारत सरकार, मुख्य सचिव भारत सरकार। ठीक है, तो NBWL की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब लागू हुआ था? 11 जनवरी 2004 को, 17 मार्च 2006 को, 16 फरवरी 2005 को या 21 अप्रैल 2007 को? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 16 फरवरी 2005 को है वो लागू हुआ था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा
जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। बंगोर परितंत्र जैसे मैंग्रोव व नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना। ठीक है, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती जो है वो जैव विविधता के लिए जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिंक रिसाव की घटना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1982 को, 3 दिसंबर 1985 को, 3 दिसंबर 1984 को या फिर 4 दिसंबर 1986 को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को जो है वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस जिला प्रशासन द्वारा 13 जनवरी 2025 को कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ किया गया था? 13 जनवरी 2025 को लाडेसर अभियान, ठीक है, का शुभारंभ कहां से किया गया था? उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 13 जनवरी 2025 को लाडेसर अभियान जो है उसका शुभारंभ जयपुर से किया गया था। अगला प्रश्न है कि हांगकांग में आयोजित एशिया कप में केनो कयाकिंग स्पर्धा में 2 रजत पदक जीतने वाले हर्षवर्धन सिंह का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस 8 जनवरी 2025 को किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया? 8 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया है? वी नारायण को, संजय मल्होत्रा को, रघुवेंद्र तंवर को या फिर दीपक अग्रवाल को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी नारायण को है वो क्या किया है? इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है 8 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है कि 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की कहां जनवरी 2025 में संपन्न हुई थी? ठीक है, बैठक है। ठीक है, मंत्रियों की बैठक जो है वो जनवरी 2025 में कहां संपन्न हुई थी? 5वीं आसियान डिजिटल, बैंकॉक में, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक में। ठीक है, 5वीं आसियान डिजिटल जो बैठक है वो कहां हुई थी? आसियान मंत्रियों की डिजिटल बैठक जो है वो बैंकॉक के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है।